मैंने फ़ोल्ड करके बेज़ारी से मेज़ पर डाल दिया और विजय से बोला, तो मुझे ये बताओ कि इसे किन लोगों ने कत्ल किया है? मैं कसम खाता हूँ कि इनके कातलों को इतनी इबरतनाक मौत मारूँगा कि इनकी आइंदा नस्लें भी मेरे नाम की दहशत से थर्राएँगी। इसका एक कातिल तो अभी-अभी आपके हाथों मारा गया है। विजय ने कहा, गोपाल दास इसे कत्ल करने वालों में शामिल था। ये बात तो मुझे अब बता रहे हो? अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं इसे तड़पा-तड़पा कर मारता। फिर मैं कुछ तवक्कुफ़ के बाद बोला, मगर कांता इनके हत्थे चढ़ कैसे गई? मैंने तो इसकी हिफाजत का ऐसा इंतज़ाम किया था कि वहाँ परिंदा पर भी नहीं मार सकता। अपनी सारी जायदाद बेचने के बाद और तमाम रकम आपके अकाउंट में शिफ्ट करने के बाद वो पाकिस्तान आना चाह रही थी। इसी दौरान में विनोद पांडे के किसी साथी को सुनगुन मिल गई। इसने ये इत्तला गोपाल दास को पहुँचा दी। मैं साये की तरह इसके साथ रहता था, मगर कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं चलने फिरने के काबिल नहीं था। मैंने कांता को सख्ती से ताकीद कर रखी थी कि मेरी गैर मौजूदगी में बाहर न जाए। मुझे भी अंदर के एक आदमी के ज़रिए इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गोपाल दास कांता की ताक में है। इसका ख्याल था कि कांता का तुमसे कांटेक्ट है और वो कांता के ज़रिए तुम्हें ब्लैकमेल कर सकेगा। उस रोज़ मेरे मना करने के बावजूद कांता घर से निकल गई। 2 गार्ड्स भी इसके साथ थे, मगर गोपाल दास के सामने इनकी हैसियत ही क्या थी। इसी शाम कांता गायब हो गई और दोनों गार्ड्स की लाश एक पार्क में पड़ी मिली। मुझे यकीन था कि गोपाल दास इस सिलसिले में मुझसे ज़रूर बात करेगा, मगर वो हरामज़ादा कांता को अज़ियत देता रहा। 2-3 दिन बाद मैं चलने फिरने के काबिल हुआ तो कांता के लिए भाग दौड़ की। गोपाल दास के एक ख़ास आदमी से इतना मालूम हुआ कि कांता को अगवा करने में गोपाल दास और इसके साथ 2 गैर मुल्की एंथोनी और जेराल्ड भी शामिल थे। मैं जब तक अपने लोगों को हरकत में लाता, उन्होंने अज़ियतें देकर कांता को हलाक कर दिया और इसकी लाश भी इसी पार्क में छोड़ गए जहाँ गार्ड्स को फेंका था। इसका पूरा जिस्म ज़ख्मों से चूर था। विजय की आंखों में आंसू आ गए। इन हरामज़ादों ने इसके जिस्म को सिगरेटों से दागा था, इसे बेइज्जत किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इसे इंतहाई बेदर्दी से मारा गया था। इसकी इज्जत लूटी गई थी और इसके जिस्म की कई हड्डियां टूटी हुई थी। चटाक की आवाज़ आई थी। विजय के साथ मैं भी चौंक उठा। मैंने हाथ में गिलास पकड़ रखा था। गुस्से की शिद्दत से वो गिलास मैंने इतनी ज़ोर से थामा था कि वो टूट गया था। इसके साथ ही मेरा हाथ भी ज़ख्मी हुआ था। मैंने ज़ख्म की परवाह किए बगैर चीख कर कहा, बस करो विजय, मैं अब कुछ और सुनना नहीं चाहता। इस बेचारी को मेरे बारे में मालूम ही कब था जो वो इन्हें कुछ बताती? अगर मालूम भी होता तो वो कभी ज़ुबान न खोलती। विजय ने कहा, वो आपके इंतज़ार में नीम पागल सी हो गई थी। ज़िद्दी और हठधर्म तो वो पहले भी थी। इसी ज़िद ने इसकी जान ले ली। अगवा होने से एक दिन पहले तो इसने ये फ़ोल्डर मेरे हवाले किया था और बहुत उदास लहजे में बोली थी कि विजय, लगता है अब मैं कामरान से कभी नहीं मिल सकूंगी। अगर मैं ज़िंदा न रहूं तो मेरी तरफ से तुम इनसे माफ़ी मांग लेना कि मैं इनका इंतज़ार न कर सकी। ये फ़ोल्डर इन्हें दे देना। मैं चंद लम्हे तक बिल्कुल गुमसुम बैठा रहा। मेरा जहन माऊफ होकर रह गया था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो पागल लड़की मुझे इतना चाहती थी। मेरा तो ख्याल था कि चंद महीनों में नहीं तो साल 2 साल में वो मुझे भुला ही देगी और अपना घर बसा लेगी। मुझे अगर अंदाज़ा होता तो मैं इसे इंडिया में छोड़ता ही नहीं, मगर अब वक्त गुजर चुका था। मुझे अफसोस है कामरान साहब, विजय ने कहा, कि मैं आपके एतमाद पर पूरा न उतर सका। मुझे अगर कांता की अमानत आप तक न पहुँचाना होती तो शायद मैं आपको शक्ल भी न दिखाता। इसके बावजूद मैंने सोचा था कि कांता का दिया हुआ फ़ोल्डर किसी और ज़रिए से आप तक पहुँचा दूंगा, मगर गोपाल दास ने मुझे आपका सामना करने पर मजबूर कर दिया। सारा दोष मेरा है कामरान साहब। इसकी आवाज़ फिर बुर्रा गई। अपने रिवॉल्वर की सब गोलियां मेरे जिस्म में उतार दें, मेरी यही सज़ा है। मगर एक रुको, मैंने कांता की लाश पर खड़े होकर कसम खाई थी कि मैं इसके कातलों को कुत्ते की मौत मारूंगा। बस मुझे इतनी मोहलत दे दें कि मैं इन्हें टुकड़े टुकड़े कर सकूं। नहीं विजय, मैंने गंभीर लहजे में कहा, मैं तुम्हें इतनी मोहलत नहीं दूंगा। मैं इन हरामजादों को अपने हाथों से मारूंगा। हाँ, अगर मैं इनसे पहले मर जाऊं तो तुम शौक से अपना इंतकाम पूरा कर लेना। वो कांता के नहीं, असल में मेरे दुश्मन हैं। इन्हें ख़ास तौर पर इस मिशन पर भेजा गया है कि कामरान को ठिकाने लगा दो। गोपाल दास तो मेरी बेखबरी में आसान मौत मर गया, मगर अब एंथोनी और जेराल्ड को इतनी आसान मौत नसीब नहीं होगी। बस कामरान। अचानक विक्रम की आवाज़ गूंजी, अपने कद से बड़ी बातें मत करो, हिलना मत, वरना मैं फायर करने में रियायत नहीं करूँगा। मैंने हैरत से विक्रम को देखा। मैं विजय की बातों में इतना महव हो गया था कि विक्रम की तरफ से बिल्कुल गाफिल हो गया था। वो कमबख्त न जाने कहाँ से एक माउज़र निकाल लाया था। एक लम्हे को तो मेरा दिल चाहा कि इस सूरत हाल पर कह के लगाऊं, कहाँ तो हम एंथोनी और जेराल्ड को ख़त्म करने के दावे कर रहे थे और अब इस शख्स के रहमो करम पर थे जो कुछ देर पहले हमारे सामने कुत्ते की तरह दुम हिला रहा था। विजय को भी हैरत का झटका सा लगा था। वो गोया सन्नाटे में बैठा रह गया। अब तुम दोनों उठो और औंधे मुँह फर्श पर लेट जाओ, मगर तुम दोनों के
हाथ सर से ऊपर होना चाहिए। विक्रम ने दृश्य लहजे में हुक्म दिया। हथियार हाथ में आते ही इसकी शख्सियत ही बदल कर रह गई थी। वो नफरत अमेज लहजे में विजय से मुखातिब हुआ, और तुम तो हिंदू हो, तुम भी इसके इशारों पर नाच रहे हो, तुम अपने ही मुल्क के बेहतरीन आदमियों को इस जलील मुलच के हाथों कत्ल करवा रहे हो, तुम कैसे हिंदू हो? कांता तो खैर इसके इश्क में पागल थी, तुम्हें क्या लालच है? फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, कामरान मैं तो चाहता हूँ कि अभी और इसी वक्त तुम्हारा खात्मा कर दूँ, मगर पहले तुमसे करोड़ों की रकम निकलवाना है जो कांता ने तुम्हारे इश्क में पागल होकर तुम्हें बख्श दी है। फिर वो डपट कर बोला, तुम लोगों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा है? फर्श पर औंधे मुँह लेट जाओ, तुम्हें एंथोनी और जेराल्ड की तलाश थी ना, मैं अभी इन लोगों को भी बुलवा लेता हूँ, मुझे इनके ठिकाने का पता नहीं है तो क्या हुआ, मेरे हाई कमीशन को ज़रूर पता होगा, वो लोग ना भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम दोनों की खोपड़ी में एक एक गोली मैं भी उतार सकता हूँ। मैं बदलती हुई सूरत हाल से परेशान हो गया था। विक्रम बहरहाल रॉ का एक तरबियत याफ्ता एजेंट था, मुझे मार के वो तो हीरो बन जाता कि जो काम गोपाल दास, एंथोनी और जेराल्ड जैसे किराए के खौफनाक कातलों से न हो सका, वो विक्रम ने कर दिखाया। मैं तवील सांस लेकर अपनी जगह से उठा और फर्श पर औंधे मुँह लेट गया। मैंने विजय को भी फौरी तौर पर पुरसुकून रहने का इशारा किया, वो भी फर्श पर औंधे मुँह लेट गया। इसी फर्श पर कुछ देर पहले गोपाल दास इबरत का नमूना बना पड़ा था। मेरी आन सामने खिड़की थी, इसका एक शीशा टूट गया था, मगर बाकी शीशे सलामत थे। इन्हीं में मुझे विक्रम का अक्स दिखाई दे रहा था। मैंने शीशे में विक्रम को टेलीफोन की तरफ बढ़ते देखा। अगर वो अपने हाई कमीशन को हमारे बारे में बता देता तो अब तक के किए कराई पर पानी फिर जाता। फ़ोन की तरफ जाते जाते वो पलटा और इस मेज़ की तरफ बढ़ा जिस पर कांता का दिया हुआ फोल्डर पड़ा था। हमें फर्श पर औंधे मुँह लिटाकर वो खासा मुतमईन नज़र आ रहा था। इससे अगर ज़रा सा भी एहसास होता कि खिड़की के शीशे में इसकी नकलो हरकत देखी जा रही है तो हमारी तरफ से चौकन्ना रहता। मेज़ की तरफ बढ़ना ही इसकी भूल थी। वो यूं ही फोल्डर उठाने को झुका, मैंने उल्टी कलाबाजी खाई और पुश्ते से इसकी गर्दन अपनी टांगों के शिकंजे में जकड़ ली। वो तेवरा कर गिरा, मगर इसने माउजर इसके बावजूद हाथ से न छोड़ी। वो भी खासा तजुर्बेकार और घाघ आदमी था। इसने गर्दन जकड़ी होने के बावजूद अपने हवास बहाल रखे और माउजर की नाल मेरे बाएं पिंडली पर रखकर फायर करना चाहा। मुझे एक लम्हे की देर भी हो जाती तो मैं हमेशा के लिए लंगड़ा हो जाता। इसका इरादा भांपते ही सेकंड के 1000वें हिस्से में मैंने पैरों की गिरफ्त मजीद सख्त की और इसकी गर्दन को जोरदार झटका दिया। चटाक की आवाज़ गूंजी और दूसरे ही लम्हे वो बेजान होकर मेरे पैरों में ढेर हो गया। मैंने लात मार के इसे धकेला और उछल कर खड़ा हो गया। ये सब कुछ 1 मिनट से भी कम अरसे में हो गया था। जब तक विजय कुछ समझता, विक्रम की गर्दन टूट चुकी थी। इसकी नाक और होंठों से खून की बारीक लकीरें बहकर कालीन में जज़ब हो रही थी। कामरान साहब ये तो शायद मर गया, विजय ने कहा। शायद नहीं, ये यकीनन मर गया है, मैंने जवाब दिया। अब तैमूर के लिए एक काम और बढ़ गया है, लगता है आज की रात मुर्दे ढोने ही में गुजर जाएगी। इसे तो फौरी तौर पर ठिकाने लगाना यूं भी ज़रूरी है कि इसके मुलाजमीन कोई मसला खड़ा न कर दें, मगर इनसे कहेंगे क्या? ये खुद जिंदा होता तो इन्हें मुतमईन कर देता। इन्हें तो खैर मैं भी मुतमईन कर दूंगा, फ़िलहाल तो इसे ठिकाने लगाओ। कामरान साहब, विजय ने कहा, यह ठिकाना अब हमारे लिए सेफ नहीं रहा। तैमूर आए तो यहाँ से निकल ही लें। नौकरों के अलावा गार्ड का मसला भी है। आखिर हम इन बेगुनाहों को किस बात की सज़ा दें? इन्हें ज़िंदा छोड़ने में भी सरासर ख़तरा है। मैं गार्ड को तो भूल ही गया था। मैंने कहा, तुम ठीक कहते हो, तैमूर आ जाए तो हम यहाँ से निकलते हैं। अब यह जगह मुनासिब नहीं रही। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी तो मैं बुरी तरह चौंक उठा। विजय ने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने इसे फ़ोन उठाने से मना कर दिया। फ़ोन की घंटी मुसलसल बजती रही। अचानक मेरे जहन में आया कि मुमकिन है इस कॉल के ज़रिए हमें कोई और सुराग मिल जाए। छठी और 7वीं बेल के बाद मैंने रिसीवर उठा लिया और सोई सोई से गनूदा आवाज़ में चिल्लाकर बोला, हेलो, क्या तुम नशे में हो? दूसरी तरफ से कोई इंग्लिश में बोला। लबो लहजे से वो गैर मुल्की लग रहा था। कौन है? मैंने लहजे को खुमार आलूद बनाकर भुराई हुई आवाज़ में कहा। इस वक्त तुम्हें क्या तकलीफ़ हुई है जो फ़ोन कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास घड़ी नहीं है? सुबह मेरे पास आना, मैं तुम्हें एक रेस्ट वॉच गिफ्ट कर दूंगा, मैंने लड़खड़ाए हुए लहजे में कहा। यू बास्टर्ड, दूसरी तरफ से कोई भुन्ना कर बोला। यू ब्लडी ब्लैक इंडियन, जब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इतनी पीते क्यों हो? हा हा हा, ब्लैक इंडियन, मैंने लहरा कर कहका लगाया। यू बास्टर्ड, तुम तो खुद नशे में हो। रेड इंडियन तो होता है, ये ब्लैक इंडियन। हा हा, मैंने एक और कहका लगाया। गोपाल से बात कराओ, दूसरी तरफ से एक इंतहाई गलीज़ गाली देकर कहा गया। मैंने गोपाल को इससे भी ज़्यादा नाकाबिले अशात गाली देते हुए कहा, वो इस वक्त किसी सफ़ेद फार्म हरामजादे से बात नहीं कर सकता। इसके साथ एक सफ़ेद फार्म कुतिया पहले ही मौजूद है और वो मसरूफ़ है भाई। दूसरी तरफ से गालियों की बौछार हुई। फिर बोलने वाला गुर्रा कर बोला, मैं अभी खुद वहाँ कर तेरे होश ठिकाने लगाता हूँ। मैंने नशे में डूबा हुआ मसनूई कहका लगाकर फ़ोन बंद करते हुए विजय को आंख मारी। कौन था? विजय ने हंस कर बोला। एक और शिकार, मैंने संजीदा होकर जवाब दिया। मैंने इसे इतना ज़्यादा मुश्तिल कर दिया कि वो अभी यहाँ के लिए निकल चुका होगा। वो हरामज़ादा न जाने कहाँ से बोल रहा था। मुमकिन है चंद मिनट ही में यहाँ पहुँचे। इस लाश को उठाकर बाथरूम में फेंको और ख़ुद बाहर जाकर
पोजीशन संभाल लो। विजय कोई सवाल किए बगैर विक्रम की लाश घसीट कर वहाँ से लगा और 1 मिनट से भी कम अरसे में वो लौट आया और बाहर की तरफ जाते हुए बोला, बस अब एक खदशा है, कहीं तैमूर और आने वाले में तसादुम ना हो जाए। ऐसा हुआ तो तैमूर तो बेखबरी में मारा जाएगा। हाँ, ये खतरा तो है। मैंने अभी इतना ही कहा था कि गेट पर कोई गाड़ी आकर रुकी। विजय फुर्ती से बाहर निकल गया। मैंने भी झपट कर ड्राइंग रूम की लाइट ऑफ कर दी और राइफल उठाकर बरामदे के एक सुतून के पीछे पोजीशन ले ली। आने वाले ने खुद ही गेट खोला तो मेरे तने हुए असाब ढीले पड़ गए। आने वाला तैमूर था। कोई और होता तो गेट खुद खोलने की बजाय हारन देता। फिर मेरे अंदाजे की तस्दीक भी हो गई। गेट से विक्रम की गाड़ी अंदर दाखिल हुई। ड्राइविंग सीट पर इरफान था। गाड़ी के अंदर आते ही तैमूर ने गेट दोबारा बंद कर दिया। ड्राइंग रूम में अंधेरा देखकर वो दोनों बीचों कन्ना हो गए और गाड़ी से उतरते ही लॉन की तरफ बढ़े। सब ठीक है तैमूर, मैंने कहा, तुम दोनों जल्दी से अंदर आ जाओ। इन दोनों के साथ ही विजय भी अंदर आ गया। मैंने मुख्तसरीन ने नई सूरत हाल से आगाह किया तो वो दोनों भी अचानक मुस्तैद हो गए। मैंने ड्राइंग रूम में बैठने के बजाय इस मरतबा बेडरूम का इंतखाब किया था। मैंने अपनी रेस्ट वॉच पर नज़र डाली। इस सफ़ेद फार्म का फ़ोन आए हुए 8 मिनट गुजर चुके थे। अचानक मुझे गोपाल की गाड़ी का ख्याल आया। जाहिर है गोपाल यहाँ तक पैदल तो नहीं आया होगा। मैंने विजय से इसके बारे में पूछा तो इसने बताया कि गोपाल यहाँ एक टैक्सी में आया था। और तुम खुद कैसे आए थे, मैंने पूछा। मैं भी टैक्सी ही में आया था। ये इत्तेफाक है कि मुझे भी इसी वक्त टैक्सी मिल गई थी, वरना या तो मुझे किसी की गाड़ी छीनना पड़ती या गोपाल का सुराग खो देता। खैर, तुम और तैमूर दोबारा बाहर जाकर पोजीशन संभाल लो। फिर मैं तैमूर से मुखातिब हुआ, तुम चौकीदार की जगह खड़े होना और कोई गाड़ी आए तो फ़ौरन ही गेट मत खोल देना, बल्कि पहले इससे जिरा करना, नाम वगैरह पूछना और यह जाहिर करना जैसे तुम्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। आने वाला अगर एंथोनी या जेराल्ड हो तो वो तुमसे उर्दू में बात करेगा। मैं जानता हूँ कि CIA और मोसाद के तरबियत याफ्ता एजेंट जब हमारे मुल्क का रुख करते हैं तो वो थोड़ी बहुत उर्दू ज़रूर सीख लेते हैं। तैमूर को हिदायत देने के बाद मैं और इरफान दोबारा ड्राइंग रूम में आ गए और लाइट जलाए बगैर वहीं बैठ गए, क्योंकि वहाँ से मेन गेट पर नज़र रखी जा सकती थी। फिर इंतज़ार का एक एक लम्हा गोया एक एक सदी बनकर गुजरने लगा। मैंने काफ़ी देर बाद अपनी घड़ी पर नज़र डाली तो मुझे हैरत हुई कि अभी सिर्फ 32 मिनट ही गुजरे हैं। अचानक गेट पर कोई गाड़ी आकर रुकी। इंजन की आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा था कि वो कोई जीप है। दूसरे ही लम्हे हारन की तेज़ आवाज़ गूंजी। मेरी हिदायत के मुताबिक तैमूर ने जेली दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका और उखड़ लहजे में बोला, कौन है? इसने गार्ड की राइफल भी शाने से लटका ली थी। बाहर से किसी ने कुछ कहा जो मुझे सुनाई नहीं दिया। हमको अंग्रेज़ी नहीं आता साहब, तैमूर ने बुलंद आवाज़ में कहा। फिर वो खामोश होकर बाहर वाले की बात सुनता रहा। फिर बोला, साहब तो इस वक्त सो रहा है, हम इसको नहीं जगा सकता। हाँ, इसका मेहमान भी और ही है। फिर वो थोड़ी देर बाद बोला, ठीक है साहब, 1 मिनट सब्र करो, हम गेट खोलते हैं। ये कहकर तैमूर ने जल्दी से गेट खोल दिया। गाड़ी के बारे में मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। वो हार्ड टाइप की टोयोटा जीप थी। वो सीधी पोर्च में आकर रुकी। गाड़ी से उतरने वाला गैर मुल्की ही था। तैमूर भी तेज़ी से गाड़ी के पीछे पीछे आया था। वो गैर मुल्की से बोला, आप इधर बैठो साहब, हम साहब को उठाता है। आपने नाम क्या बताया था अपना? इसको बोलो डेविड आया है, जाओ अभी जाकर इसे बुलाओ। तैमूर को मजबूरन अंदर जाना पड़ा। तैमूर के अंदर दाखिल होते ही वो गैर मुल्की तेज़ी से विक्रम की गाड़ी की तरफ बढ़ा और इसके बोनेट पर हाथ रख के देखने लगा। वो कमबख्त बला का चालाक था और गाड़ी के बोनेट पर हाथ लगाकर ये अंदाज़ा करना चाहता था कि ये गाड़ी पहले से यहाँ खड़ी है या हाल ही में कहीं से आई है। इसने तो एहतियात के तौर पर ऐसा किया होगा, मगर बोनेट पर हाथ लगाते ही वो चौंक उठा। फिर मैंने इसे छलावे की तरह उछल कर लॉन की तारीख हिस्से की तरफ बढ़ते देखा। मुमकिन है इस दौरान में इसने रिवॉल्वर भी निकाल लिया हो। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि विजय किस तरफ गया है, मगर वो जहाँ भी था शदीद ख़तरे में था। गैर मुल्की भड़क कर फ़ौरन ही फायर कर सकता था। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने इसे इतना मौका ही क्यों दिया। वो जब गाड़ी का बोनेट चेक कर रहा था तो मेरे निशाने की जद में था, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इस रद्द अमल का मुजाहरा करेगा। अचानक झाड़ियों में हलचल सी मच गई। ऐसा लग रहा था जैसे दो आदमी आपस में उलझ रहे हों। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। इरफान मेरे साथ ही बैठा था। इसने अचानक झाड़ियों का निशाना लिया और फायर करने ही वाला था कि मैंने इसे रोक दिया। हमारी चलाई हुई गोली विजय को भी लग सकती है, मैंने सर्द लहजे में कहा। वो गैर मुल्की झाड़ियों में क्या हवा से लड़ रहा है? इरफान ने रिवॉल्वर वाला हाथ झुका लिया। दूसरे ही लम्हे कोई अज़ियतनाक अंदाज में कहा। फिर गैर मुल्की की गुर्राई हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर किसी ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो तुम्हारा ये साथी जान से जाएगा। इसके साथ ही वो झाड़ियों से बरामद हुआ। इसने विजय की कनपट्टी पर रिवॉल्वर की नाल रखी हुई थी और इसका एक हाथ पुश्त की तरफ मरोड़े हुए जीप की तरफ बढ़ रहा था। इस खबीस ने विजय को ढाल बना रखा था। ये इसकी खुशकिस्मती थी कि विजय के सिवा लॉन में हमारा कोई आदमी मौजूद नहीं था, वरना बहुत आसानी से इसकी पुश्त से हमला कर सकता। हैरत तो मुझे विजय पर थी। वो किसी तौर भी इस गैर मुल्की से कमज़ोर नहीं था। फिर वो इससे कैसे मार खा गया था और अब वो बकरी के बच्चे की तरह गर्दन डाले गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। गैर मुल्की इसी तरह विजय की आड़ में जीप तक पहुंचा और इससे पीछे का दरवाज़ा खोलने को कहा। विजय ने दरवाजे
के हैंडल पर हाथ रखा, फिर बरकी सूरत से नीचे बैठ गया। नीचे बैठते बैठते इसने गैर मुल्की के पेट में बैग की एक रसीद कर दी। गैर मुल्की लड़खड़ा कर पीछे हटा। वो विजय के अचानक हमले से कुछ बौखला भी गया था। विजय ने दायरे में घूमकर एक भरपूर राउंड किक मारी जो गैर मुल्की के जबड़े पर लगी। इसका रिवॉल्वर उछल कर दूर जा गिरा। वो खुद भी बौखला कर मजीद पीछे हट गया। विजय ने फिर लात चलाई, मगर अब गैर मुल्की किसी हद तक संभल चुका था, इसलिए वो झुकाई देकर बच गया। इसका जवाबी हमला बहुत ही खतरनाक था। विजय से एक लम्हे की चूक भी होती तो इसकी गर्दन टूट जाती। इरफान ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर मैंने रोक दिया। मैं जानता था कि इस गैर मुल्की के लिए विजय ही काफ़ी है। इसी विजय ने एक दफ़ा मेरा भी बहुत जमकर मुकाबला किया था। इसके लगाए हुए ज़ख्म मुझे कई दिन तक तकलीफ देते रहे थे। फिर शायद विजय ने खेल ख़त्म करने का फैसला कर लिया। वो गोया उड़ता हुआ गैर मुल्की तक पहुंचा और इसकी नाव पर इतनी ज़ोर से घुटना मारा कि वो बुरी तरह टकरा कर रह गया। दूसरा वार विजय ने इसके जबड़े पर किया और इससे पहले कि मैं इसे रोकता, इसने तीसरा और फैसला कुन वार इसकी गर्दन पर कर दिया। खड़ी हथेली की भरपूर ज़रब गैर मुल्की की गर्दन पर पड़ी। वो समझ गया कि अब विजय को रोकना फजूल है, क्योंकि वो इसके इस वार की तबाहकारी से वाकिफ़ था। मुझे यकीन था कि गैर मुल्की की गर्दन टूट चुकी होगी। वो कटे हुए दरख्त की तरह तिवरा कर धम से ज़मीन बोस हो गया। मैंने तासुफ से गर्दन हिलाई और विजय से कहा, इतना ज़्यादा जज्बाती होने की क्या ज़रूरत थी? मैं इस मरदूद को ज़िंदा पकड़ना चाहता था। मुमकिन है ये एंथोनी या जेराल्ड में से कोई हो। मैं एंथोनी और जेराल्ड को पहचानता हूँ, विजय ने जवाब दिया। मुझे इसकी शक्ल तो नज़र नहीं आई थी, मगर इसकी चाल ढाल से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि इन दोनों में से कोई नहीं है। मैंने एंथोनी और जेराल्ड को बोलते भी सुना है। वो इससे कहीं ज़्यादा अच्छी उर्दू बोलते हैं। फिर वो नदामत से सर हिलाकर बोला, मगर इसके ज़रिए हमें इनका कोई सुराग ज़रूर मिल सकता था। खैर अब क्या हो सकता है, मैंने कहा। अब फौरी तौर पर यहाँ से निकल चलो। इस दौरान में तैमूर भी कमरे से निकल आया था। मैंने इसे मुखातिब किया, मैं ये अजीब रास्ते से हटा रहा हूँ, तुम अपनी गाड़ी निकालो। अब यहाँ 1 मिनट रुकना भी खतरे से खाली नहीं है। ये कहकर मैं जीप के स्टीयरिंग पर बैठा, मगर इग्निशन में चाबी मौजूद नहीं थी। मैंने विजय से कहा, इसकी जेब से गाड़ी की चाबी निकालो। विजय ने इसकी जेबों की तलाशी ली तो चाबी के साथ गैर मुल्की का पर्स, छोटा सा एक ट्रांसमीटर और मजीद एक रिवॉल्वर बरामद हुआ। विजय ने पर्स और गाड़ी की चाबी मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने गाड़ी की चाबी लेकर दोनों चीज़ें इसे संभालने की हिदायत की और जीप का इंजन स्टार्ट करके इसे रिवर्स करने लगा। विजय ने आगे बढ़कर गेट खोल दिया। जीप को बंगले के बाहर ही पार्क करने के बाद मैंने विजय से कहा, विक्रम के चौकीदार को खोल दो। वो अगर होश में हो तो इसे एक मरतबा फिर बेहोश कर देना, वरना वो बेचारा इसी हालत में मर जाएगा। 10 मिनट बाद हम अपनी गाड़ी में तेज़ रफ्तारी से वकार के फ्लैट की तरफ बढ़ रहे थे। रवानगी से पहले तैमूर ने हत्युल मकान बंगले से अपनी मौजूदगी के निशानात मिटा दिए थे। मैंने तैमूर से कहा, इन लोगों को वकार के फ्लैट का भी इल्म है, इन हालात में वहाँ जाना भी मुनासिब नहीं होगा। हमें कोई और ही ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। मेरे पास एक ऐसा ठिकाना है, इरफान ने कहा, इसका इल्म किसी को भी नहीं है। मेरा एक दोस्त मैकेनिक है, न्यू कराची में इसकी वर्कशॉप है। वो तकरीबन 2000 गज का प्लाट है, सामने के रुख पर वर्कशॉप है और पिछली सीमत में इसने अपने रहने के लिए मकान बना रखा है। मकान का रास्ता भी पिछली तरफ से है। वो वहाँ अकेला ही रहता है, हम वहाँ चल सकते हैं। क्या तुम्हारा वो दोस्त काबिल एतबार है, मैंने पूछा। ये वसूख से कहना मुश्किल है, इरफान ने जवाब दिया। फिर हम वहाँ जाने का रिस्क नहीं ले सकते। वर्कशॉप पर याद आया, तैमूर ने कहा, गुलशन इकबाल के इलाके में काफ़ी अरसा पहले मैंने एक प्लाट पर कब्जा किया था। वो पूरी आबादी ही नाजायज़ तजावज़ात पर मुश्तमिल थी। फिर इस प्लाट पर एक मैकेनिक ने कब्जा कर लिया और वहाँ अपना वर्कशॉप खोल लिया। मुझे इस प्लाट से तो ऐसी खासी दिलचस्पी नहीं थी, मगर मैकेनिक ने मेरे एक आदमी से जब ये कहा कि प्लाट किसी भी तुरम खान का हो, मगर अब ये शहबाज का है, अगर इसमें हिम्मत है तो आकर अपना प्लाट छीन ले। मुझे ये इतला मिली तो मेरा खून खोलने लगा। दूसरे दिन मैंने इस मैकेनिक को मार मार के अगवा कर दिया और इसका सब सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर वो वर्कशॉप मैंने अपने एक आदमी के हवाले कर दिया। मुझे मालूम हुआ था कि अब भी वही वर्कशॉप चला रहा है। वो भी खासा वसी और इस प्लाट है। शहबाज ने वहाँ ज़ेरे ज़मीन खासा बड़ा तहखाना भी बनवा रखा है। वहाँ वो चोरी की गाड़ियों के इंजन खोलता था और इन्हें अलग अलग ठिकाने लगा देता था। तुमने तो पूरी एक कहानी सुना दी, मैंने हंस कर कहा। चलो फिर इसी तरफ चलो। फिर मैं कुछ सोच कर बोला, वहाँ टेलीफोन है? नहीं, वहाँ टेलीफोन नहीं है। इसके लिए हमें किसी PCO तक जाना पड़ेगा। वैसे वहाँ अभी इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है। इर्द गिर्द जो कानूनी प्लाट है इन पर अभी तक तामील नहीं हुई। एक तरह से वो इलाका वीराना ही है। आधे घंटे बाद हम वर्कशॉप के तहखाने में बैठे थे। तैमूर का दोस्त मजीद बहुत सीधा साधा था। वो तैमूर का एहसानमंद भी था, इसलिए बिछा जा रहा था। तैमूर ने इसे सख्ती से हिदायत कर दी थी कि किसी को भी हमारे बारे में इल्म नहीं होना चाहिए। हम लोग कुछ पुरसुकून हुए तो मुझे ग्लोरिया और शाजिया की फिक्रमंद हुई। वो दोनों हैरत अंगेज़ तौर पर गायब हो गई थी। मजीद ने एक पुरानी सी मज़दा 1300 सीसी कार भी हमारे हवाले कर दी। मैं यहाँ अपनी लैंड क्रूज़र भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। तैमूर इसी गाड़ी में नज़दीक तरीन PCO तक गया और कई जगह फ़ोन करके आ गया। इसने बताया कि मैंने बाबा सही को फ़ोन किया था। उन्होंने बताया कि दोनों लड़कियां बगैर कुछ कहे
बिने सुने वहाँ से गायब हो गई थी। ग्लोरिया बाबा साईं की टोयोटा क्राउन ले गई थी। फिर मैंने बाबा साईं के कराची वाले बंगले पर फ़ोन किया तो मालूम हुआ कि वो दोनों वहाँ पहुँची ज़रूर थीं, मगर गाड़ी वहाँ छोड़कर वहाँ से भी चली गई थी। तैमूर ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा, अब किसी को भी मालूम नहीं है कि वो दोनों गोठ से अचानक क्यों निकली थी और अब कहाँ गायब हो गई हैं। मेरी छठी इस कह रही थी कि इन्हें गायब करने में भी CIA या मोसाद का हाथ है। हाथ किसी का भी हो, तैमूर ने झिंझलाकर कहा, मगर ये तो मालूम हो कि इन्हें रखा कहाँ गया है। फिर वाकई इन्हें अगवा किया गया है या वो अपनी मर्जी से कहीं रोपोश हो गई हैं। शाजिया तो खैर सीधी सादी है, मगर ग्लोरिया तो इस मामले में बहुत गाग है। वो चाहे तो महीनों भी रोपोश रह सकती है। मेरे पास ग्लोरिया के कुछ ठिकानों के पते और फ़ोन नंबर्स हैं, कल वहाँ भी चेक कर लेंगे। मैंने कहा, फ़िलहाल तो एंथोनी और जेराल्ड की फ़िक्र करो। वो दोनों गोपाल दास और अपने ख़ास आदमी की मौत के बाद पागल कुत्तों की तरह हमारी तलाश में होंगे। बस वो इसी पागलपन में मारे भी जाएंगे। तैमूर ने कहा। कुत्तों पर मजीद याद आया कि एक दफ़ा विक्रम ने ट्रेंड कुत्तों का जिक्र भी किया था। इरफान कुछ सोचते हुए बोला, जेराल्ड कुत्तों का ज़बरदस्त ट्रेनर है और इस वक्त भी इसके पास कई ट्रेंड कुत्ते हैं। वो ज़रूरत पड़ने पर इनसे काम भी लेता है। कुत्तों का ट्रेनर? तैमूर चौंक कर बोला। कुत्तों के गैर मुल्की ट्रेनर को तो मैं भी जानता हूँ। वो काफ़ी अरसे से कराची में रहता है और ट्रेंड कुत्तों का ही बिजनेस करता है। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।